जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, यह दिसंबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का है। जो टॉपिक नंबर 6 लेके आए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सेशन। तो आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, हर समय जब भी मेरा टॉपिक खत्म होता है, कोई भी मैगजीन हो, उसके बाद मैं उसका PDF प्रोवाइड करा देता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं होता है ना दोस्तों। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग करते हैं। जो सामान्य नवीनतम ज्ञान होता है दोस्तों, उसे हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान पे आ गए हैं, जिसमें पहला क्या देता है, एब्रीविएशन है ना, शब्द संक्षेप हर मंथ का देता है दोस्तों। और आपको बताएं दोस्तों, समसामयिकी जो है सामान्य ज्ञान का जो पूरे 1 ईयर का वार्षिकी है, वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, जल्दी से जल्द ही लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए हम लोग एब्रीविएशन शब्द संक्षेप को पहले देखते हैं। पहले क्या है ये शब्द संक्षेप। देखिए, ये शब्द संक्षेप जो है दोस्तों, यह क्या है, RRTS है ना, रीजनल रैपिड ट्रांसिस्ट सिस्टम है। इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका व्याख्या क्या दी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है NCR में विभिन्न रूट मार्गों पर तीव्र गति से रेल परिचालन के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है ना। इसके तहत जो है निर्धारित क्षेत्र में 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना, 1 घंटा में, यानी 160 किलोमीटर। तो रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, नमो भारत नाम दिया गया है। ऐसी पहली नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन जो है कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, तो देखिए साहिबाबाद से जो है दुराही डिपो तक किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच में। यह 20 से 21 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए हम लोग नियुक्तियाँ देखते हैं, जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही। अपॉइंटमेंट्स है ना, अपॉइंटमेंट्स में देखिए पहला क्या है, उड़ीसा व त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। ये कौन बने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, उड़ीसा व त्रिपुरा के नए राज्यपालों की नियुक्ति कौन किए हैं, राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2023 में की है। 2014 से 19 के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री रघुवीर दास को उड़ीसा का राज्यपाल अब नियुक्त किया गया है। कौन है दोस्तों राज्यपाल, रघुवीर दास है ना, रघुवीर दास है उड़ीसा के, अब नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर जो है श्री ला गणेशन जो है, श्री गणेशी लाल जो 2018 से राज्यपाल थे, उनका स्थान श्री रघुवीर दास लिए, है ना। इससे पहले उड़ीसा के कौन राज्यपाल थे, श्री गणेशी लाल थे। अभी वर्तमान में कौन है, श्री रघुवीर दास हैं, है ना। तेलंगाना के जो है दिग्गज भाजपा नेता जो है इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा राज्य का अक्टूबर 2023 में राज्यपाल बनाया गया है। इस पद पर जो है सत्यदेव आर्य का जो है स्थान श्री इंद्र सेना ने लिए हैं। राज्य के नए गवर्नर के रूप में 26 अक्टूबर 2023 को उन्हें शपथ ग्रहण की है। देखिए, अमरिंदर जो है बागची, अरिदम बागची संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा कार्यालय में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। मार्च 2020 से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अरविंदम बागची को अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित कार्यालय में भारत का राजदूत, याद कहिए अस्थायी प्रतिनिधित्व, अक्टूबर 2023 में नियुक्त कर दिया गया है। और भारतीय जो है, भारतीय विदेश सेवा के बैच के जो है अरिंदम बागची इस पद पर इंद्रमणि पांडे का है स्थान लेंगे। देखिए, इंद्रम बागची है इनका फोटो। अगला है अशोक वासवानी जो है कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंधक MD और सह CEO बने हैं। सिटी ग्रुप व वर्कलेज आदि से वर्षों से संबंध रहे वरिष्ठ बैंकर अशोक जो है वासवानी निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO होंगे। इस पद पर उनकी नियुक्ति के बैंक के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूर 21 अक्टूबर 2023 को प्रदान कर दिया है। इस पद पर उदय कोटा जो 2003 में बैंक की स्थापना होती है, उदय कोटा का स्थापना 2003 में स्थापना होती है, उस बैंक के प्रमुख थे यह, का स्थान जो 1 जनवरी 2024 से यह लेंगे। 64 वर्षीय उदय कोटक का पद पर 64 वर्षीय उदय कोटक का इस पद पर कार्यकाल 31 अक्टूबर 2023 तक था।
किंतु सितंबर में ही उन्हें त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद दीपक गुप्ता को 31 अक्टूबर 2023 के लिए कार्यवाहक एमडी और सह सीईओ नियुक्त किया गया था कोटक का। श्री अशोक वासनी को इस पद पर नियुक्त 3 वर्ष के लिए किया गया है। संजीव मंत्री जो है आईसीआईसीआई जो है लैम्बार्ड के नए एमडी और निदेशक सह सीईओ बने हैं। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी जो है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड में से विगत वर्ष जो है 20 वर्षों से संबंध रहे संजीव मंत्री को अब इस कंपनी के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त प्रदान कर दिया गया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए किया गया है, जो 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के इस पद पर जो है कार्यकाल में वृद्धि सरकार ने अगस्त 2023 में कर दिया है। इससे वह अगस्त 2024 तक इस पद पर रह सकेंगे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त दिनेश खारा ने भारतीय स्टेट बैंक की सेवा में 1984 में प्रवेश किया था तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए 7 अक्टूबर 2020 से वह इसके चेयरमैन बने थे। इस पद पर उनका 3 वर्षीय कार्यकाल जो है 6 अक्टूबर 2023 तक था, किंतु कार्यकाल वृद्धि से वह अगस्त 2024 तक इस पद पर रह सकेंगे, है ना। अगला है कॉन्गिजेंट इंडिया के राजेश नाम्बियार अब जो है नैस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं। नैस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नैस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं राजेश नाम्बियार, है ना। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी जो है कॉन्गिजेंट इंडिया, है ना, कॉन्गिजेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक जो है सीएमडी राजेश नाम्बियार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के संगठन जो है नैस्कॉम के नए चेयरमैन सितंबर 2023 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत महेश्वरी का स्थान उन्होंने लिया है। अगला देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल के इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हो गया है। अमित अग्रवाल का 1 वर्ष का वृद्धि हो गया है। यह किस में हुआ है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमित अग्रवाल के भारतीय जो है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम लोग कहते हैं UIDAI, यानी इसको फुल फॉर्म बोलिएगा तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलेंगे हम लोग, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार अक्टूबर 2023 में कर दिया है। इस पद पर उनका कार्यकाल जो है अब 2 नवंबर 2024 तक रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता के इस पद पर कार्यकाल में 9 माह के वृद्धि कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है CBDT के चेयरमैन श्री नितिन गुप्ता को इस पद पर कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक था। इस पद पर 9 माह के लिए पुनर्नियुक्त सरकार ने उन्हें प्रदान किया है कि जिससे वह जून 2024 के अंत तक इस पद पर रह सकेंगे, है ना। अगला देखिए, KN शांत कुमार जो है PTI के चेयरमैन बने हैं। PTI के चेयरमैन कौन बने गए हैं? KN शांत कुमार। तो देखिए, डेक्कन जो है हेराल्ड के प्रशासक जो है प्रिंटर प्रोफेसर लिमिटेड मैसूर के KN शांत कुमार सत्र 2023-24 के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन सितंबर 2023 में चुने गए हैं। इस पद हेतु उनका यह चुनाव 28 सितंबर 2023 को PTI के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में संपन्न बैठक में हुआ है। इसके साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स के CEO प्रवीण जो है सोमेश्वर को वाइस चेयरमैन बोर्ड के इस बैठक में चुना गया। तो PTI के चेयरमैन पद पर जो है अविग सरकार का स्थान शांत कुमार ने लिया है और अविग सरकार लगातार 2 वर्ष तक निजी क्षेत्र की देश की इस सबसे बड़ी समाचार एजेंसी के चेयरमैन
रहे थे। शांत कुमार ने भी दूसरी बार यह दायित्व संभाला है। वह इससे पहले 2013 से 14 में पीटीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। वह ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगला देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने भारत के सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में कार्यभार 30 सितंबर 2023 से संभाला है। इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान जो लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन ने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के कमांडर भी थे। अगला है, वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे अब जो है बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, के नए महासचिव होंगे। यह जो है पहला अवसर है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस क्षेत्रीय समूह का पहला महासचिव नियुक्त किया गया है। इस पद पर भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान वह लेंगे। श्री मणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व रहने से पहले ओमान में भारत के राजदूत और फ्रांस में भारत के उपराजदूत भी रह रहे हैं। वह विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। पांडे को काहिरा, दमिश्क, इस्लामाबाद और काबुल में भारतीय मिशनों में भी विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। बिम्स्टेक के महासचिव का प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण कार्यभार सौंपे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति आभार जताया है। बिम्स्टेक 7 देश का समूह है तथा भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके सदस्य। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में है इसका मुख्यालय बिम्स्टेक का। महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष पुनः निर्वाचित की गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 3 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए इस पार्टी की अध्यक्ष अक्टूबर 2023 में पुनः निर्वाचित हुई हैं। वह लगातार चौथी बार इस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। पार्टी का स्थापना उनके पिता जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1999 में की थी। 2016 में उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ही पार्टी के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाले हुई हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2016 से 18 के दौरान भाजपा जो है पीडीपी गठबंधन सरकार की मुख्यमंत्री वह रही थी और 2018 में यह गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने देना पड़ा था। अगला जो आता है वह है पुरस्कार एवं सम्मान, है ना। अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में देखिए। तो यूरोपीय सांसद का जो है आंद्रेई जो है साखाराव मानवाधिकार पुरस्कार 2023, यह किनको दिया गया? यूरोपीय सांसद का जो है आंद्रेई साखाराव को मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है। देखिए, कुर्दिश मूल के दिव्यांगत ईरानी महिला जो है महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के वर्ष 2023 के आंद्रेई साखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा संसद के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को किया गया है। हिजाब नहीं पहनने के आरोप में 22 वर्षीय महसा अमीनी को सितंबर 2022 में ईरान में गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद देश के रूढ़िवादी इस्लामी क्षेत्र तंत्र के विरुद्ध विश्व भर में प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी को मरणोपरांत 13 दिसंबर को यूरोपीय संसद में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। मानवाधिकारों
एवं मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों के सम्मानित करने के लिए रूसी वैज्ञानिक असंतुष्ट अंद्रेई सखारोव को नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना यूरोपीय संसद के द्वारा 1988 में की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है सखारोव के बाद में 1989 में निधन हो गया था। पूर्व वर्षों में इस पुरस्कार से सम्मानित हस्ती या संगठनों में जो है नेल्सन मंडेला 1988 में, आंग सान सू की 1990 में, तस्लीमा नसरीन 94 में, कोका अनान 2003 में, रिपोर्टर्स जो है विदाउट बॉर्डर्स 2005 में, मलाला यूसुफजई 2013 में, वेनेजुएला के लोकतांत्रिक विपक्ष 2017 में और बेलारूस में लोकतांत्रिक विपक्ष 2020 में, यूक्रेनी जनता 2022 में शामिल है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए जो है के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान नई दिल्ली में 12 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र के सर्वोच्च सरस्वती सम्मान के तहत जो है प्रस्तावित पत्र के साथ 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और वर्ष 2022 का यह पुरस्कार जो है शिव शंकरी को प्रदान करने की घोषणा के फाउंडेशन के द्वारा मार्च 2023 में की गई थी। अगला है राजस्थान का राज्य जो स्तरीय गांधी सद्भावना सम्मान 2023। महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए जो है बांसवाड़ा की संस्था बागघारा को राजस्थान शासन का वर्ष 2023 का गांधी सद्भावना सम्मान 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर में एक समारोह में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। अगला जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2023। तो अफ्रीका की महिलाओं के प्रजनन अधिकार के संबंध में संघर्ष के लिए घाना के जो है यूनिस ब्रूसमैन अमी शाह कंबोडिया के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में सक्रियता के लिए संगठन जो है मदर नेचर ग्रुप्स भूमि एवं पर्यावरण अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष के लिए कीनिया की जो है पैलिस ओमिडो तथा भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव में संलग्न रहे मानवतावादी ग्रुप एसओएस मॉडिटेरियनी को वर्ष 2023 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 28 सितंबर को की गई है। इसमें घाना के ब्रूकमैन को मानद पुरस्कार दिया जाएगा तथा पुरस्कार राशि शेष 3 पुरस्कारों में समापन रूप में 29 नवंबर 2023 को स्टॉकहोम में एक समारोह में प्रदान की जाएगी। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध राइट लिवलीहुड पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का व्यवहारिक हल निकालने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडिश जर्मन जो नागरिक जो है जेकब वोन युक्सकुल ने 1980 में की थी। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 सिनेमा के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सत्यजीत रे पुरस्कार इस वर्ष 2023 में हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को दिया जाएगा। 79 वर्षीय डगलस को यह पुरस्कार 20 से 28 नवंबर को गोवा में होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2023 के बारे में लिखा। अमेरिकी की डीडी कुन्ह को वर्ष 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिका में लोआ में डे माइंड्स स्थित वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के मुख्यालय में 26 अक्टूबर 2023 के एक समारोह में प्रदान किया गया। 63 वर्षीय कुन्ह कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभ संस्थान जो है रूट्स ऑफ पीस की संस्थापक हैं तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विगत 25 वर्षों में कार्यरत रही हैं। वाइन्स फॉर माइंड्स के लिए कार्य करने में विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त भी किया है। कृषिगत उत्पादन
उत्पादकता तथा खाद्य उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाला इस पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत जो है लगभग 2.50 लाख डॉलर राशि की विजेता को अभी तक प्रदान किया गया है। 2.5 लाख डॉलर जो है राशि विजेता को अभी तक प्रदान किया गया था। इस वर्ष 2023 से पुरस्कार राशि को दुगुना कर लगभग अब कितना 5 लाख डॉलर कर दिया गया है 2023 से। 1987 से शुरू हुआ यह पुरस्कार सर्वप्रथम भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। बाद में इस पुरस्कार से सम्मानित अन्य भारतीय जैसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1989 में, डॉक्टर सुरदेव खुश 1996 में संयुक्त पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर BR बारबेल को 1998 में, डॉक्टर सुरेंद्र को 2000 ईस्वी में, डॉक्टर मेडा डुगल को 2005 में, भारतीय मूल के मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर संजय राजाराम, उनको दिया गया था 2014 में। और 2021 में किन्हें दिया गया था तो डेनमार्क के एक नागरिक है, भारतीय मूल के ही हैं, इनका नाम था क्या, तो इनका नाम था शकुंतला हरक सिंह थील, स्टेट नाम था, ये डॉक्टर थे। नेक्स्ट जो आता है पुस्तकें, बुक्स के बारे में देखिए। ट्रेडर्स गेट जो है जेफरी आर्चर के द्वारा लिखा है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन, यह जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा है, JK रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। गोइंग इनफाइनाइट जो है माइकल लुइस के द्वारा लिखा गया है। रोमन स्टोरीज जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइट, यह जो है रोशनी चौकसी के द्वारा लिखा गया है। अब निधन डेथ के बारे में देखते हैं। मार्टी अहतिसारी जो है यह फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति जो है मार्टी अहतिसारी को 86 वर्ष की आयु में 16 अक्टूबर 2023 को हेलिसिंकी में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुलझाने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। मनोहर सिंह गिल जो है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा रहे थे। श्री गिल जो है 1996 से 1 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। इस दौरान जो है 2000 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था तथा बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे तथा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में 2009 से 11 के दौरान वह मंत्री भी रहे थे। सच्चिदानंद मूर्ति के बारे में देखिए। वरिष्ठ पत्रकार KS सच्चिदानंद मूर्ति को 68 वर्ष की आयु में 13 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु में निधन हो गया। द मलयाला मनोरमा समूह से संबंधित रहे सच्चिदानंद मूर्ति समूह के द वीक पत्रिका से संपादक रहे भी थे। जॉर्जियो नेपोलितानो को जो है इटली के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलितानो का 98 वर्ष की आयु में 22 सितंबर 2023 को रोम में निधन हो गया है। 2006 से 15 के दौरान वह इटली के राष्ट्रपति रहे थे। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले वह इटली के पहले राष्ट्रपति थे। बिशन सिंह बेदी जो है बीते वर्ष के महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का लंबी उम्र के बाद जो है 23 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे और 1979 के दौरान जो है वह 67 टेस्ट मैच और 10 एकादिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेली थी। 1976 और से लेकर 1978 के दौरान 22 टेस्ट मैच उन्होंने भारतीय टीम के नेतृत्व में भी किया था और देश के महानतम स्पिनर्स में गिने जाने वाले बिशन सिंह बेदी का 266 विकेट मैच में लिए थे, जो क्रिकेट से उनके संन्यास के समय भारत की ओर से रिकॉर्ड था। वर्ष 1970 में पद्मश्री से और 2004 में CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। बॉबी चार्ल्टन जो इंग्लैंड के बीते वर्षों में जो महानतम फुटबॉलरों में गिने जाने वाले बॉबी चार्ल्टन 86 वर्ष की आयु में
मैनचेस्टर में निधन हो गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले जो हैं चार्ल्टन के ही नाम से इस क्लब के लिए सबसे अधिक 249 गोल बनाने का रिकॉर्ड रहा था। इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक 49 गोल करने वाले का रिकॉर्ड काफी समय तक उनके नाम ही रहा था। अगला है ली केक्यांग। ली केक्यांग जो है चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केक्यांग, जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हृदय गति रुकने से 27 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया था। और 2013 से जो है 2023 तक, मार्च 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे थे। मार्च 2023 में ही उन्हें हटा कर ली केयांग को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और प्रभावशाली कम्युनिटी नेता ली केयांग को 2023 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति हु जिनताओ का उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता था, किंतु जिनपिंग का पलड़ा भारी पड़ा था। इसका जिनपिंग अभी राष्ट्रपति हैं। वर्ष दिवस सप्ताह के बारे में हम लोग देखते हैं। अक्टूबर मासिक का अक्टूबर 2023 में, तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन भी मनाते हैं। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस भी है। 2 से 8 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का 119वीं जयंती 2 अक्टूबर 2023 को मनाई गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2023 को जो है महात्मा गांधी के 154वीं जयंती मनाई गई है। 154वां संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को प्रस्ताव के तहत जो है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी, वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस वर्ष 2019 में घोषित किया था। तदनुरूप पहला विश्व कपास दिवस जो है WTO की मेजबानी में 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में WTO मुख्यालय में मनाया गया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर 2023 को मनाई गई, 91वां। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस भी मनाते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मासिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं हम लोग। और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी मनाते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस भी मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस और 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। भारत में महान संख्याविद PC महालनोबिस के जन्म 29 जून को 2016 से यह सांख्यिकी संख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जून को हुआ था, इसलिए उनके दिवस पे हम लोग 29 जून को ही मनाते हैं। 21 अक्टूबर को जो है 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस जो है मनाते हैं 21 अक्टूबर को। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस भी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाते हैं, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस और 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस की एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। मनाने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार के जो है मोदी सरकार ने 2014 में किया था। अब आते हैं हम लोग महोत्सव फेस्टिवल के बारे में। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है 20 से 28 नवंबर 2023 को कहाँ पे होगा? गोवा में किया गया है। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2023 में गोवा में 20 से 28 नवंबर 2023 में आयोजित होगा। फीचर फिल्मों में व 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन महोत्सव में भारतीय जो है पैनोरमा खंड में किया गया जाएगा। और फीचर फिल्मों में आनंद आकर्षी के द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जो है अट्टम तथा गैर फीचर फिल्मों में लॉन्ग जाम मीना देवी द्वारा जो निर्देशित एंड्री ड्रीम्स मणिपुर भारतीय पैनोरमा खंड के उद्घाटन फिल्में होंगी। नेक्स्ट सेशन आता है विविध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसलिनियस। अफगानिस्तान में 2 दशकों
में सबसे विनाशकारी भूकंप आया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गत 7 अक्टूबर को विनाशकारी भूकंप से 4,000 से भी अधिक लोगों की मौत का आशंका व्यक्त की गई है। 10,000 से अधिक लोग इस भूकंप से घायल हुए हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रस्ताव के अनुसार 20 गांव के जो है 2,000 घर इससे पूरे तरह ढह गए हैं। विगत 2 वर्षों में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त प्रांत में हुआ है। भूकंप का केंद्र जो है हेरात के लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, जो 6.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके के कुछ बाद 6.3, 5.5, 5.9 तीव्रता के कुछ और झटके भी बाद में महसूस किए गए। भारत व अमेरिका सेनाओं के वार्षिक युद्ध अभ्यास 2023। तो भारत और अमेरिका सेना के संयुक्त जो वार्षिक युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका में फोर्ट बेनर राइट अलास्का में 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। और भारत की ओर से मराठा लाइट जो है इन्फेंट्री रेजिमेंट के 350 कर्मियों का एक टुकड़ी ने इससे भाग लिया था। दोनों देशों के बीच जो है युद्ध अभ्यास का पिछला 18वां संस्करण नवंबर 2022 में भारत में उत्तराखंड में ओली में आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित जो है उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन, जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर इसे अब शहीद कप्तान तुषार महाजन करने के 1 माह के भीतर उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशन के नाम से परिवर्तित कर दिया। अक्टूबर 2023 में किया गया है। और रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार जो प्रतापगढ़ का नाम अब जो माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया जाएगा तथा इसी के साथ ही अंतु स्टेशन का नाम भी माँ चंडिका देवी धाम अंतु अब किया जाएगा। इसी के साथ जो है विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब शनिदेव धाम विश्वनाथगंज का किया जाएगा। उत्तर रेलवे के द्वारा आशा है कि औपचारिक अधिसूचना 6 अक्टूबर 2023 को कर दी जाएगी। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसके तहत विशेष चार्टर उड़ानें एवं अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके तहत जो है 212 भारतीयों को लेकर पहले दिन 12 अक्टूबर को तथा 335 यात्रियों को लेकर तथा दूसरे दिन 13 अक्टूबर को चार्टर उड़ानें नई दिल्ली पहुंची थी। एक सप्ताह के भीतर लगभग 1200 इच्छुक भारतीयों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका था। इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 18,000 है। छात्रों, पेशावर, वहां पे बहुत सारे आदमी रहते हैं। छात्रों, पेशावर व उद्यमी सहित ऑपरेशन अजय के तहत जो है केवल उन्हें भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। उन्हें इसके लिए इच्छा व्यक्त की गई है। ज्ञातव्य है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा, है ना। तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जबकि सूडान में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी। और सीरिया तुर्की भूकंप में फंसे लोगों को निकालने के लिए फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त, कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। और कोरोना महामारी के दौरान कार्य के लिए ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था। भारत व मलेशिया की सेनाओं को संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति 2023। भारत व मलेशिया के संयुक्त द्विपक्षीय जो है सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2023 मेघालय में उमरोई छावनी में 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल के प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया। दोनों देशों के बीच जो इस अभ्यास का पिछला संस्करण हरी माऊ शक्ति 2022 पिछले वर्ष नवंबर 2022 में मलेशिया में पुलाई जो है क्लूआंग में संपन्न हुआ था। भारत व बांग्लादेश की सेनाओं का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रीति जो 2023 में हुआ। भारत व बांग्लादेश के सेनाओं के संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है संप्रीति 11 मेघालय में उमरोई छावनी में 3 से 16 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। दोनों देशों में लगभग 250 सैन्य कर्मी इस सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण में शामिल थे। ऐसे पिछले 10वां संस्करण पिछले वर्ष जो है 5 से 16 नवंबर
5 से 16 जून 2022 में बांग्लादेश में जासोर सैन्य केंद्र पर संपन्न हुआ था। तो ऐसे हम लोग ने नवीनतम सामान्य ज्ञान कर ली। अब जो है खेल प्रदेश से बच गया और एक नोबल पुरस्कार बच गया, उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे।